नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ एवरीथिंग फॉर एग्जाम पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की 2021 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें 25,000 लगभग वैकेंसी है। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो मार्क्स स्टोर है वो है 25 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और जिसमें से 25 मार्क्स हमारे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को तैयारी कराएंगे एसएससी जीडी की। यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपके लिए जो लगभग वही पैटर्न होगा जो एग्जाम में फॉलो होता है। आप इजीली 25 मार्क्स इसमें से स्कोर कर सकते हैं। आप प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस प्रैक्टिस सेट्स को फॉलो करें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आए हम सबसे पहले इसके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच एज शोन बिलो। एक पीस दे रखा है पेपर का और उसको हमको फोल्ड कर रखा है और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। हमको एक पेपर दे रखा है जिसको हमको फोल्ड कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर उसको हम ओपन करेंगे तो हमको कैसा दिखेगा। एक पीस था पेपर का, उसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया, फिर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया और फाइनल जो इसका पैटर्न है वो क्या है, ये इस तरीके से, ये क्या है 1/4 जो इसका पैटर्न दे रखा है वो ये है, ये फोल्डेड है। अब फोल्डेड पैटर्न है, इसको हमको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करेंगे तो हमारा पेपर पूरा ऐसा होगा। इस पूरे पेपर में हमको ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या आ रहे हैं, 3 डॉट्स आ रहे हैं। तो मीन्स अगर हम इसको ऑप्शन के थ्रू फॉलो करें तो यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है और यहाँ पे एक डॉट है। तो 3 डॉट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमको 3 डॉट किस डायग्राम में मिल रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग चित्रे में मिल रहे हैं तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे भी हमको एग्जैक्ट 3 डॉट्स नहीं मिल रहे, यहाँ पे भी हमको एग्जैक्ट 3 डॉट नहीं मिल रहे। यहाँ पे क्या है, अक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा और यहाँ पे क्या है, कम। अगर हम इसको इवनली फोल्ड करेंगे तो हमको जब खुलेगा तब भी क्या होगा, इवनली होगा। तो ऑप्शन ए इसका मोस्ट प्रोबेबली हमको क्या दिख रहा है, सही है। अब इसको चेक करते हैं कि कैसे होगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये इसके 3 डॉट, ये यहाँ पे इसके 3 डॉट, यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये 3 डॉट बन रहे, फिर ये 3 डॉट बन रहे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब इसको हम फोल्डेड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको 3 डॉट्स दे रखे हैं और 3 डॉट्स को हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंपास वेस्ट डायरेक्शन इज शोन एज साउथ as the compass which direction should a man go if wishes to move towards east। अब हमको कह रहा है कि भाई ये हमारे पास क्या एक कंपास है। अब हम क्या हो रहा है, उस कंपास में जो वेस्ट डायरेक्शन है वो क्या शो कर रहा है, साउथ को शो कर रहा है। अगर एक आदमी को कहाँ जाना है, अगर एक आदमी को जाना है ईस्ट की तरफ तो वो किस डायरेक्शन में मूव करे। तो हमारे डायरेक्शन क्या होते हैं, हमारा अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये होता है हमारा नॉर्थ, नीचे होता है हमारा साउथ, लेफ्ट साइड होता है हमारा वेस्ट और राइट साइड होता है हमारा ईस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमारे को क्या कर रहा है, 90 डिग्री को रोटेट कर दिया। अब क्या कह रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो क्या शो कर रहा है, वो साउथ को शो कर रहा है। मीन्स वेस्ट डायरेक्शन किसको शो कर रहा है, साउथ को। इट मीन्स ये कितना डिग्री रोटेट हुआ, 90 डिग्री रोटेट हो गया। तो मीन्स साउथ के शो कर रहा है वेस्ट को। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल सभी टर्न आउट हो जाएंगे। अगर ओवरऑल सबको टर्न आउट कर दिया, इट मीन्स अगर यहाँ पे वेस्ट की जगह हम साउथ लिख रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ की जगह क्या आ जाएगा, नॉर्थ की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये वेस्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये नॉर्थ कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रोटेट होके। और ये जो ईस्ट है वो कहाँ आ जाएगा, साउथ की जगह आ जाएगा। अब क्या पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन में, एज पर द कंपास विच डायरेक्शन शुड अ मैन गो टू इफ विशेस टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। अगर उस जो पर्सन है उसको ईस्ट में मूव करना है तो किस डायरेक्शन मूव करेगा, तो ईस्ट डायरेक्शन में उसको क्या करना है, एक्चुअल मूव करना है। तो ईस्ट डायरेक्शन जो यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में अब कौन सा डायरेक्शन गया, इस डायरेक्शन में कौन सा आ गया, नॉर्थ। तो उसको कहाँ मूव करना पड़ेगा, उसको मूव करना पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन में। जो अब इसका कंपास में शो कर रहा है वो क्या है, नॉर्थ। क्वेश्चन समझ में आया आपको, यहाँ पे क्या दे रखा था, 4 डायरेक्शन दे रखे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब इसने कह दिया कि जो वेस्ट है वो क्या शो कर रहा है, साउथ को शो कर रहा है। साउथ को शो कर रहा है अगर, तो अगर पर्सन को ईस्ट में मूव करना तो किस डायरेक्शन मूव करे, तो ईस्ट में मूव करने के लिए हम एक्चुअल देखेंगे कि ईस्ट पहले का था, ईस्ट को कौन शो कर रहा है, नॉर्थ को। तो आंसर इसका ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर ए क्या है, नॉर्थ में क्या करेगा पर्सन, मूव करेगा। तो आंसर नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। जेलर को प्रिजनर है और क्यूरेटर,
इट मीन्स हमको इसमें कुछ एनालॉजी निकालनी है कि जेलर जो होता है, वो जेलर का काम क्या होता है? जेलर देखता है कि जो प्रिजनर्स है जेल में, जो भी पर्सन जो वहां पे है प्रिजनर, उनको क्या करे? टैकल करे। तो क्यूरेटर का काम क्या होता है? क्यूरेटर का काम होता है कि जो म्यूजियम में जितनी भी चीजें हैं उनकी देखभाल करने का काम किसका होता है? क्यूरेटर का होता है। तो क्यूरेटर क्या है? क्यूरेटर इज अ कीपर ऑफ अ कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। जो म्यूजियम में जितना भी कलेक्शन होता है उसकी टेक केयर करने वाला पर्सन कौन होता है? क्यूरेटर होता है। और जो प्रिजनर्स होते हैं, जो जेल में जितने भी अपराधी होते हैं, उन अपराधी को टेक केयर करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला और उनके ऊपर रूल रेगुलेशन करने वाला कौन होता है? जेलर। तो जेलर कौन होता है? वो देखता है जितने भी अपराधी हैं। इसी तरीके से क्यूरेटर देखता है कि म्यूजियम में जितने भी हमारे पास चीजें हैं उनकी टेक केयर करने के लिए कौन होता है? क्यूरेटर होता है। Next, in the following question, two statements are given, each followed by two conclusions, first and second. You have to consider the statement to be true, even if they seem to be a variance from the commonly known facts. अभी हम इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि दो अलग अलग कंक्लूजन है। अब हमको कंक्लूजन क्या देखे? स्टेटमेंट 1 हमको दे रखा है कि सम चिल्ड्रन आर एडल्ट। हमको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ चिल्ड्रन जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जो कुछ बच्चे जो हैं वो क्या है? हमारे एडल्ट है। सम चिल्ड्रंस आर क्या है? एडल्ट है। और सम एडल्ट आर ओल्ड मीन्स सम, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में अगर इसको हम देखें तो कुछ चिल्ड्रंस क्या है? कुछ चिल्ड्रन क्या है? एडल्ट है। और कुछ एडल्ट क्या है? कुछ एडल्ट क्या है? ओल्ड। मीन्स कुछ तो चिल्ड्रंस हैं जो एडल्ट है और कुछ एडल्ट है जो क्या है? ओल्ड। हमको ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो हमारे को प्रूफ करना है कंक्लूजन क्या होगा। इस तीन जो स्टेटमेंट दे रखे इससे होगा क्या? सम चिल्ड्रन आर नॉट ओल्ड, सम एडल्ट आर नॉट ओल्ड। तो इसमें क्या होगा? ये दो ऑप्शन हमको कंक्लूजन दे रखे हैं कि सम चिल्ड्रन जो है ओल्ड नहीं है और कुछ एडल्ट हैं जो ओल्ड नहीं है। तो इसमें क्या फॉलो करेगा? कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, या नाइदर 1 और नाइदर 2 और या बोथ 1 और 2। हमेशा याद रखिए जब भी वेन डायग्राम में दे रखा है तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी वो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमको चिल्ड्रन और एडल्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा, तो हम चिल्ड्रन और ओल्ड के बारे में कभी कुछ बोल नहीं सकते कि चिल्ड्रन और ओल्ड का क्या कनेक्शन है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, नाइदर 1 और नाइदर 2, क्योंकि हमको इसका और इसका कोई करेक्ट वो ही नहीं दे रखा है। तो हम चिल्ड्रन की कैसे बता सकते हैं कि एडल्ट और ओल्ड में क्या कनेक्शन है और चिल्ड्रन और ओल्ड में क्या? तो चिल्ड्रन और ओल्ड का कोई भी हमको कनेक्शन पता नहीं है, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। तो नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट 2 फॉलो। तो उसका ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इस पैटर्न को जरूर से फॉलो करें, वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेल is written as 27, C cane is written as 23, how is YAL is written in code। अब हमको क्या दे रखा है? कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमको ये बोल रखा है कि फर्स्ट हमको दे रखा है BALL, इसको कोड कर रखा है 27 में, और CANE को कोड कर रखा है किसमें? 23 में। अब ये कोड कैसे आया होगा? अगर हम इसके देखें तो B का जो पोजीशन होती है, B की पोजीशन होती है 2, A की पोजीशन होती है 1, और लॉइन को देखते हैं हमारी क्या बच जाती है? 12, और ये क्या है? 2 बार आया तो मीन्स 2 टाइम्स क्या आएगा? 12। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 12, तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा 27। इसी तरीके से केन को देखें तो सी का पोजीशन नंबर होता है 3, ए का पोजीशन होता है 1, एन मीन्स एम के बाद एम 13 मेरा, और 13 के बाद क्या आता है? 14, और 14 किसकी पोजीशन होती है? एन की। तो एन क्या है? 14, और ई हमारा क्या होता है? 5 होता है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है हमारा 23। तो यही कंसेप्ट हमारा किस में चलना चाहिए? YELL में लगना चाहिए। अगर y की पोजीशन देखें तो y की पोजीशन होती है 25, e की पोजीशन का नंबर होता है 5, लॉइन को देखते हमारी क्या बच जाती है? 12 बच जाती है। अगर इसको ऐड करें तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 54। तो ऑप्शन हमारा सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या है? 54। हमने क्या करा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जो इनकी पोजीशन थी उस पोजीशन को ऐड करके देखा, उस पोजीशन को ऐड करने पे हमारा सिंपल क्या आ गया? आंसर आ गया जो यहाँ पे कोडिंग में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ लाइन ए बी देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब हम 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से हमको निकालना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी मिरर इमेज बनाए तो हमारी क्या आनी चाहिए? मिरर इमेज में क्या होगा? जस्ट इसका रेप्लिका हमारा आना चाहिए। अगर इसका रेप्लिका देखें तो इट मीन्स ये लाइन जस्ट क्या आनी चाहिए? जस्ट इसके नीचे आनी चाहिए।
तो हम ये देखें कि कौन सी लाइन जस्ट इसके नीचे आई, मीन्स ये वाला पोर्शन जो है ये एज इट इज क्या आएगा, ऐसे आना चाहिए। तो ये पोर्शन किस में ऐसे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी और सी में से हमारा क्या है, एक करेक्ट होना चाहिए। अगर इसको हम देखें तो ये यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन अगर इसको रेप्लिकेट करें तो लाइन क्या आएगी, जस्ट इसके नीचे आएगी, तो मीन्स ये डैश डैश वाली लाइन यहाँ आनी चाहिए और जो ये वाली लाइन है वो कहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी को देखें तो ये जो लाइन है ये एग्जैक्ट यहाँ पे बन रही है, ये कर्व ऐसे बन गया, और जो डैश वाली लाइन है, ये डैश वाली लाइन कहाँ गई, एग्जैक्ट यहाँ पे आ गई। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो मिरर इमेज जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है उसकी मिरर इमेज सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल जो है वो मैटरनल अंकल है किसका, रश्मि का। अगर हम इसको ये क्या दे रखा है, हमको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है, अखिल इज अ मैटरनल अंकल ऑफ रश्मि, रमेश इज अ फादर ऑफ रश्मि, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू अखिल। अब हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है अखिल दे रखा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अखिल। अखिल क्या है, मैटरनल अंकल है रश्मि का, तो रश्मि से एक पोस्ट नीचे होगा। हम देखते हैं कि जो भी मेल टर्म्स होगी उसमें हम प्लस लगाते हैं और जो भी फीमेल टर्म्स होगी उसमें हम क्या यूज करेंगे, माइनस टर्म यूज करेंगे। तो मैटरनल अंकल है मीन्स अखिल क्या है, उससे बड़ा है किससे, रश्मि से। तो हम रश्मि को क्या करते हैं, रश्मि को नीचे लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, तो माइनस। तो रश्मि क्या शो करेगी, फीमेल है, और अखिल क्या है, एक मेल है। और ऊपर लिखने का मतलब ये कि ई से एक जनरेशन क्या है ऊपर। तो रश्मि का अंकल कौन है, अखिल है। और रमेश क्या है, रमेश क्या है, रश्मि का फादर है। तो रमेश क्या है, इनका क्या है, ये फादर है रश्मि का, और अखिल क्या है, ये इनका अंकल है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि रमेश और अखिल में क्या रिलेशनशिप होगा। ये इसका क्या है, मैटरनल अंकल है, तो बीच में कोई ना कोई मदर होगी तभी तो ये मैटरनल अंकल बना। तो मैटरनल अंकल है तो रमेश अखिल का क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। तो रमेश अखिल का क्या होगा, ये किसका होगा, ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस, प्राइमरी कलर रेड, ब्लू और मर्जेंटा। तो रेड, ब्लू और मर्जेंटा में क्या वेन डायग्राम होगा। तो रेड क्या है, रेड अपना आप में कलर है, रेड का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ब्लू में आता है रेड और ब्लू को बनाने के लिए, और ब्लू का कुछ कॉम्बिनेशन क्या होता है, कुछ सम पार्ट्स ब्लू का किस में आता है, मर्जेंटा में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। रेड, रेड कलर होगा, ब्लू कलर होगा एंड देन मैजेंडा होगा। तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज फेलियर इज रिटन एज दिस एंड सक्सेस इज रिटन एज दिस। तो हमको क्या करना है, कोड निकालना है कि सक्सेस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम देखें तो फेलियर को कैसे लिख रहे हैं, FAILURE। अब इसको कोड किस में कर रखा है, एफ में, आर में, ULIAG। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें पैटर्न देखें तो AILUR, तो इसमें क्या लिख रहा है, हमको कॉमन दिख रहा है, F भी कॉमन दिख रहा है, और E की जगह हमारा कुछ अलग आ रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो F के बाद कौन सी पोजीशन, तो F को हम फिक्स करते हैं 6 से। हमने कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर में पढ़ रखा है रीजनिंग में, एफ को फिक्स करते हैं 6 से। ए का नंबर होता है 1, आई होता है 9, लॉइन को देखते ही 12 बज जाती है, यू 21 साल का बच्चा अपना को युवा समझता है, 18 साल का बच्चा अपना को राधा समझता है, और ई हमारा क्या होता है 5। इसी तरीके से एफ को फिक्स करते हैं 6 से, आर 18, यू 21 होता है, युवा अपना आपको 21 साल का बच्चा युवा समझता है, लॉइन को देखते ही 12 बज जाती है, आई 9 होता है, ए 1 होता है, और जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होता है। अगर हम देखें इसकी कोडिंग में तो F 6 है, और यहाँ पे देखें तो ये क्या आ गया 7। तो F को हम यहाँ पे अगर लेके जाएं तो इसमें +1 करने पर F के बाद क्या आ रहा है 6, और इधर E से देखें तो E से 5 यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6। इट मीन्स यहाँ पे भी हमने क्या करा, +1। तो F से G जाने के लिए +1 करा, और E से हमने F पे जाने के लिए करा +1। बाकी चीजें हम देखें तो ये क्या है, ऑल्टरनेट चेंज हो रही। ये A यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये I यहाँ शिफ्ट हो गया, ये L एज इट इज इसके नीचे आ गया, U हमारा यहाँ पे आ गया, और R हमारा क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इट मीन्स चीजें क्या कर दी, अलग आगे पीछे चेंज कर दी। तो अगर हम सक्सेस को लिखना चाहें तो SUCCESS, अगर यही सेम कंसेप्ट हम इसमें लगाएं तो ये टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, और ये टर्म भी हमारी क्या होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। तो S क्या होता है, S हमारा होता है S
और टी हमारा क्या होता है, टी हमारा होता है 20 और एस हमारा क्या होता है 19 पोजीशन पे होता है। T20 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, तो एस के बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे टी आना चाहिए, यहाँ पे भी एस के बाद क्या आना चाहिए, टी। तो ऑप्शन हम इस तरीके से देखिए जिसमें फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट क्या हो, टी। तो ऑप्शन ए सिर्फ हमको ऐसा दिख रहा है जिसमें फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट क्या है, टी। तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल ऑप्शन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आगे पीछे अगर हम इसको देखें तो यू हमारा यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, सी हमारा यहाँ आना चाहिए, ई एज इट इज यहाँ आना चाहिए, फिर एस आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है, टी एस ई सी सी यू टी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए डिनोट्स एड टू बी। अब इसमें क्या दे रखा है, हमको कंपोजिशंस दे रखी है कि ए किसको डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है बी को, और ए हमको डिनोट कर रहा है कि हमको क्या करना है, ऐड करना है। बी डिनोट्स कर रहा है कि हमको डिवाइड करना है। सी डिनोट कर रहा है कि हमको मल्टीप्लाई करना है। और डी हमको डिनोट क्या कर रहा है कि हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 154 ए 154 बी दे रखा है, मीन्स किसका साइन लगा दो, डिवाइड का। 11 सी, सी का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। फिर हमको 6 के बाद क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए का मतलब है कि प्लस करो। फिर 6 के बाद वापस क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। फिर डी दे रखा है, डी का मतलब क्या है, हमको डी माइनस करो 27, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका आंसर क्या है, 154 को डिवाइड करो 11 से, फिर मल्टीप्लाई करो 6 से, फिर प्लस 6 करो, फिर माइनस 27 करो। तो बोर्ड मास रूल होता है हमारा, जब भी हम कुछ करते हैं तो बी डी ओ मास, बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट ओपन करो, डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन फिर क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट करो किसी भी चीज को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 154 को जब 11 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आता है, 14 आता है। तो मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 माइनस 27। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन हो गया, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो 14 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 84 आएगा, प्लस 6 माइनस 27। तो अब क्या होगा, पहले एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, पहले एडिशन होगा। तो 64 में जब 84 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 90, 90 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 63। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या होना चाहिए, 63। नेक्स्ट देखते हैं, इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। अब इसमें क्या दे रखा है, एनालॉजीज दे रखी है, सबको अलग अलग चीजें में चेंज कर दिया। अब माइनस किसको कर रहा है, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो माइनस शो कर रहा है किसको, डिवीजन को। ऐड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, और मल्टीप्लिकेशन किसको शो कर रहा है, एडिशन को। तो हमको इन चारों ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कि ये वाली टर्म जो इसकी दे रखी है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले हम डी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डी डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 7 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 70 दे रखा है। तो हम क्या करें, इसको पहले इंटरचेंज करें। इंटरचेंज करते तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 20 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 1। तो बोर्ड मास रूल लगेगा इसमें भी। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर डिवीजन। तो डिवीजन होगा तो ये क्या टर्म हो जाएगी, 6 माइनस 20 प्लस 12 इंटू 7, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। फिर हमारा क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस 20 प्लस क्या हो जाएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 84। फिर हमारा क्या होगा, एडिशन होगा, एडिशन 6 प्लस 84 करेंगे, 6 प्लस 84 क्या होगा हमारा 90, 90 में हम क्या माइनस करेंगे 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 70। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमको कंडीशंस दे रखी थी उस कंडीशन को हमने इस इक्वेशन पे अप्लाई करा, इक्वेशन को सॉल्व किया किस अकॉर्डिंग, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर क्या आएगा 70। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दे रखा है कि हमको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने की, मिसिंग टर्म इसमें क्या होगी। मिसिंग टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करें कि हमको जो ये 3 टर्म्स दे रखी है, तीनों टर्म्स का क्या निकालना है, हमको रिलेशनशिप निकालना है कि तीनों टर्म्स आती कैसे है। अगर हम इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करें तो इन तीनों टर्म्स का क्या होगा, अगर हम इसको देखें 18 प्लस 19 करें कितना आंसर आएगा, 16 17 कैरी ओवर 1, तो ये क्या हो गया 37। तो 37 यहाँ पे आंसर क्या देगा 35। तो 37 में से -2 करें तो आंसर क्या आ जाएगा 35। इसी तरीके से 22 प्लस 24 करें तो आंसर क्या आएगा 6 और 46। लेकिन आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे 43। तो मीन्स यहाँ पे हम -3 करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 43। इट मीन्स इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे -2 करो, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे -3 करो। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनको ऐड करो, यहाँ पे क्या करो -4 करो। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 4 तो 26 में हम क्या करें 27 प्लस करें
तो 13 कैरी ओवर 1 कितना ऑफ वो 53। तो 53 में हम हमको क्या करना है 4 को माइनस करना है। जब हम इसमें 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 49। तो ऑप्शन ए हमारा क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अ सीरीज इज गिवन इन द टर्म मिसिंग चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। अब हमको क्वेश्चन दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, अब इसको हमको क्या करना है, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम इसको देखें तो हमारा ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स हमारा क्या एक टर्म है। तो ब्राजील, रशिया, फिर क्या आता है इंडिया, हमारी क्या आती है कंट्री आती है, देन हमारा क्या आता है चाइना आता है, देन साउथ अफ्रीका आता है। तो उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इसका सही है, BRICS ब्रिक्स हमारा क्या बना हुआ है जिसमें हमारा इंडिया का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं द स्पीड ऑफ डुरंतो इज क्या है, मोर देन दे रखी द स्पीड ऑफ हमको दे रखी कि दुरंतो की जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है किससे, राजधानी से। फिर दे रखी है कि शताब्दी क्या है, शताब्दी फास्ट मूव करती है किससे, गरीब रथ से, बट स्लो मूव करती है किससे, राजधानी से। तो विच वन इज स्लोवेस्ट, तो अगर हमको विच वन इज स्लोवेस्ट के मूव में करना है तो सबसे पहले डी आएगा, फिर आर आएगा, देन एस आएगा, देन जी आएगा। तो सबसे स्लो जो मूव करी वो कौन सी है, जी। जी किसको स्टैंड करी, गरीब रथ को। तो ऑप्शन इसका ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, गरीब रथ क्या है सबसे स्लो मूव कर रही है। इसमें देखिए दुरंतो, फिर राजधानी, फिर शताब्दी, देन गरीब रथ। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अमित प्रेजेंट एज हमको दे रखी है, ये एज के ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ है। एज के ऊपर से अगर इसी तरीके से पैटर्न होगा एग्जाम में, अगर हम देखें तो क्वेश्चन 16 हमको क्या दे रखा है कि अगर हम मानते हैं कि लेट, सबसे पहले आप इसको करो कि प्रेजेंट एज हमेशा मान लिया करो। तो प्रेजेंट एज हमने मान ली कि लेट प्रेजेंट एज क्या हमारी ए है। तो अमित की प्रेजेंट एज इज 5/4 ऑफ हिज एज एट टाइम ऑफ हिज सिस्टर मैरिज। जो अमित की प्रेजेंट एज है, तो अमित की प्रेजेंट एज ए है, वो क्या है 5/4 टाइम्स है किसकी, सिस्टर की, जब मैरिज हुई थी तब। और उसकी सिस्टर की मैरिज कब हुई थी, इफ हिज सिस्टर मैरिज हैपेंस 5 years ago। 5 years ago मीन्स अब जो एज थी उससे 5 years पहले। हमने क्या निकाला, जो प्रेजेंट एज है वो 5/4 टाइम्स है जब उसकी सिस्टर की मैरिज हुई। तो सिस्टर की मैरिज सपोज आज 25 years का है, तो 25 साल पहले उसकी क्या एज की होगी, 25 - 5। तो इट मीन्स हम क्या करें, प्रेजेंट एज में से -5 कर दो, क्योंकि शादी कब हुई सिस्टर की, 5 साल पहले हुई। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, a = 5/4 a - 5। तो ये क्या है, जब उसकी सिस्टर की मैरिज हुई थी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4a = 5, a = 25। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू होगी 25। तो जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 25 है। तो एज क्या होगी सिस्टर की मैरिज पे, सिस्टर की एज क्या होगी सिस्टर मैरिज पे उसकी, हम क्या करेंगे 5 साल पहले थी, तो 25 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 20। तो जब सिस्टर की शादी थी तब उसकी एज क्या थी, 20 थी। अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है, एंड हिज फादर एज वॉज ट्वाइस ऑफ अमित एज एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मीन्स जब उसकी दीदी की शादी हुई थी तो उसके फादर की एज क्या थी, उससे जस्ट डबल थी। तो फादर की एज क्या है, ट्वाइस है। जो उसकी बच्चे की शादी, जब दीदी की जब शादी हुई थी तो उस बच्चे की एज कितनी थी, 20 थी। तो 2 को मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमको क्या निकालनी, फादर की प्रेजेंट एज निकाले। अब प्रेजेंट एज क्या है, मीन्स 5 साल पहले की हम बात करें तो वो क्या थी, ट्वाइस थी। प्रेजेंट एज मीन्स 5 हम प्लस कर देंगे, हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। हमने कैसे सॉल्व किया, प्रेजेंट एज ए मानी, हमको इक्वेशन देगा 5/4 टाइम्स थी जब उसकी सिस्टर की शादी हुई थी। सिस्टर की शादी कब हुई थी, 5 साल पहले। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 25। 25 प्रेजेंट एज है, लेकिन दीदी की शादी के समय उसकी एज कितनी होगी, 5 साल पहले की बात करें तो एज कितनी होगी, 20। जब दीदी की शादी हुई तो फादर की एज कितनी थी, फादर की एज हम निकालेंगे तो क्या थी, ट्वाइस थी। ट्वाइस की जब उसकी बच्चे की एज की थी 20, तो इसको करेंगे तो हम 40 हो जाएगा। और एट प्रेजेंट फादर की एज निकाले तो हम 5 साल बाद की बात करें तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर कितनी हो जाएगी, 45 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी होगी, 45 ईयर्स। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, in a following question select the word which cannot be formed using the letter of the given word। अब हमको इक्वेशन दे रखी, वर्ड दे रखा है, उससे हमको फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो नहीं बन सकता। अगर हम इसमें देखें तो इस लेटर में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और एस इस वर्ड में कहीं पे भी नहीं दे रखा। प्रिपरेशन वर्ड अगर हम देखें तो इसमें एस कहीं नहीं दे रखा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वर्ड हमारा नहीं बन सकता इस वर्ड को यूज करते हुए। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों बन सकते हैं इस वर्ड को यूज करते हुए।
रिएक्ट्स में क्या एस है, जो वो गिवन वर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 21, 49, 14 हमको दे रखा है, 159, 169 और 146 दे रखा है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ ए। हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ कोड दे रखा है कि ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमको फाइंड आउट करना है इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसमें देखें तो 21 दे रखा है, 49 दे रखा है और क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है कि 49 कैसे आया होगा भाई यहाँ पे। अगर हम इसको देखें तो 21 माइनस 14 करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 7 आता है, और 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 49। देखते हैं ये कंसेप्ट दूसरे में भी लागू हो रहा है क्या। 159 दे रखा है, 159 में से अगर 146 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 13, और हम 13 का स्क्वायर करते तो हमारा आंसर क्या आता है, 169। तो यहाँ पे कंसेप्ट लग गया, तो इट मीन्स यहाँ पे भी 56 माइनस 44 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 144। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 144, क्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट वन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। हमको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, इन चारों ऑप्शन में से वो कहाँ पर है जहां ये पूरा पूरा बन रहा है। इट मीन्स ये जो टर्म दे रखी है, ये जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ये एग्जैक्टली हमारे किसी फिगर में बन रहे हो। यहाँ पे देखें तो ये एक है, यहाँ पे देखें तो ऊपर एक है, यहाँ पे है नहीं, तो इट मीन्स ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही हमारा कौन सा है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये एम्बेडेड मीन्स एग्जैक्टली ये फिगर इसके अंदर बन रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, if a mirror is placed on a line mn, then which of the answer figure is the right image of the given figure। हमको एक इमेज दे रखी है और मिरर हमने क्या लगा रखा है, mn साइड पे लगा रखा है, ये हमने मिरर लगा रखा है और हमको क्या निकालनी है, इसकी मिरर इमेज निकालनी है। तो ये जब इसकी मिरर इमेज बनेगा तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये हमको समझ में आया कि ये हमारा इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा बनना चाहिए, तो ये डायरेक्शन गलत हो गया हमारा क्या है। और दूसरा हम क्या नोट करें कि जो डायरेक्शन के साथ हमको एरो डॉट दे रखा है, तो अगर हम इसको यूं बनाएंगे तो हमारा एरो इस तरफ आना है, जो डॉट हमारा इस तरफ आना चाहिए। तो किस तरफ एरो यहाँ पर है, तो यहाँ पे एरो क्या है, ये नीचे आता हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, नीचे आता हुआ बनेगा, ना कि ऊपर जाता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये ऑप्शन भी गलत हो, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों हुआ करेक्ट, क्योंकि डॉट इसका इस तरफ आएगा, एरो इसका इस तरफ आएगा, डायरेक्शन का क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर। अब हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमको मिसिंग नंबर निकालना है कि किस कॉम्बिनेशन से यहाँ पे मिसिंग नंबर आया होगा। अगर हम यहाँ पे देखें इस वाली टर्म को, अगर हम 5 का क्यूब करें और 6 का स्क्वायर करें, तो 5 का क्यूब कहता है 125, 6 का स्क्वायर होता है 36, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 161। अगर हम इसमें देखें तो 4 का क्यूब करें प्लस 7 का स्क्वायर करें तो ये क्या होगा, 64 प्लस 49, तो इसका आंसर क्या होगा, 113। तो यही टर्म यहाँ पे लगनी चाहिए, 3 का क्यूब करें प्लस 2 का स्क्वायर करें, तो इट मीन्स 27 में प्लस 4 ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 31। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, 31। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ द लेटर व्हेन sequentially placed at the gap in the given letter series shall be completed। अब हमको सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, कंटिन्यूस सीरीज का। अब हमको इसको आंसर निकालना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं, एस आ रहा है, आर आ रहा है, टी आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर आ रहा है। इट मीन्स ये एस टी आर में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन चल रहा होगा। अगर ये हमको देखें, काउंट करें तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 टर्म्स है। हम इसको 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने एस आर टी एस आर, अब हमने इसको क्या करा, 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एस और आर है तो यहाँ पे बीच में क्या हो सकता है, टी हो सकता है। यहाँ पे एस और आर है तो यहाँ पे बीच में क्या हो सकता है, टी हो सकता है। यहाँ पे आर है तो हम क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे जहाँ पे हमारा टी आ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट कहाँ है, जो हमारा टी आ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे टी आ रहा है, और फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे हमारा क्या, फर्स्ट और लास्ट क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो हमारी सीरीज क्या होगी, इसके अंदर हमारी सीरीज होगी एस टी आर, हमारी सीरीज होगी इसमें एस टी आर, आर टी एस, एस टी आर। तो ये हमारी क्या है, सीरीज है। तो यहाँ पे एस टी आर हो गया, यहाँ पे भी एस टी आर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एस होगा। तो यहाँ पे एस एस टी आर, एस टी आर,
आर टी एस, तो ये क्या है, तीनों वर्ड्स क्या है, घूम फिर के क्या होगा, आर एस टी में हमको क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है और इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब हमको मिसिंग नंबर निकालना है। इस कोडिंग डिकोडिंग का ये नंबर सीरीज में जब हम सॉल्व करते हैं इसको नंबर सीरीज के थ्रू, तो हम पहले ये देखते हैं कि 88 से हम 22 कैसे ला सकते हैं। तो अगर 88 को हम 4 टाइम्स डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22। फिर हमको क्या दे रखा है, 22 से हमारा 25, तो 22 में हम क्या ऐड करेंगे, 25 आ जाता है, तो 22 में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25। फिर हमको क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, 25 से हमको 5 लाना है, तो 25 से 5, 25 को अगर हम 5 टाइम्स डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा हमारा 5। इट मीन्स पहले हमने 4 से डिवाइड कर रहा, फिर हमने 5 से डिवाइड करा। अब देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस कैसे आएगी, 5 आ गए, 5 से अब हमको कहाँ जाना, 9, तो 5 + 4 करेंगे तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 9। इट मीन्स पहले हमने 3 ऐड किया, फिर हमने 9 ऐड किया, तो इट मीन्स पहले 4 से डिवाइड चला, फिर हमने +3 करा, फिर हमने 5 से डिवाइड करा, फिर हमने प्लस क्या करा, +4 किया। अब हमको किससे डिवाइड करा, अब 9 देखें, तो 9 से हमको क्या लाना है, 3/2 लाना है, तो 9 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/2। तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या करा, 6 से डिवाइड करा। अब नेक्स्ट हमारे इसके बाद क्या ना, हमने +3 कर लिया, +4 कर लिया, नेक्स्ट हम टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, +5, तो इट मीन्स 3/2 में +5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्क्वायर इज रिलेटेड टू क्यूब इन अ सेम वे एज अ सर्कल इज रिलेटेड टू। स्क्वायर रिलेट करता है क्यूब से, तो किस तरीके से सर्कल रिलेट करेगा। हम स्क्वायर और इस क्यूब में क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर होता है 2D डायग्राम और क्यूब हमारा क्या होता है 3D डायग्राम। इसी तरह सर्कल हमारा 2D होता है तो स्फीयर हमारा क्या होता है 3D होता है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। स्क्वायर इज अ 2 डायमेंशनल फिगर कंसिस्टिंग ऑफ साइड वेयर एज अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। सिमिलरली सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर एंड स्फीयर इज 3 डायमेंशनल फिगर। इसमें क्या होता है, अगर हम स्फीयर और क्यूब की बात करें, तो अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर हमारा क्या है 2 डायमेंशनल फिगर है। क्यूब की हम बात करें तो क्यूब हमारा क्या है 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या बनता है 3 डायमेंशनल फिगर बनता है। इसी तरह के सर्कल हमारा 2 डायमेंशन है और स्फीयर हमारा क्या है 3 डायमेंशनल फिगर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसका सॉलिड एंगल होता है जिसके थ्रू हम इसका निकालते हैं 3 डायमेंशनल फिगर होता है। नेक्स्ट, राजेश इज द फादर इन लॉ ऑफ द नेहा एंड द आकाश इज द सन ऑफ द राजेश। हमको क्या दे रखा है कि राजेश जो है वो फादर इन लॉ है नेहा का, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखें, राजेश है, राजेश क्या है मेल है, राजेश क्या है फादर इन लॉ है, तो मीन्स एक जनरेशन ऊपर होगा किससे, नेहा दे रखा है। फिर आकाश इज द ओनली सन ऑफ राजेश, आकाश क्या है सिर्फ किसका एक बेटा है, किसका राजेश का, तो ये इसका क्या है सन है और ये इसका क्या है फादर इन लॉ। तो हमको रिलेशन बताना है आकाश और नेहा में, तो आकाश और नेहा क्या होंगे, आकाश का रिलेशन बताना नेहा से, तो आकाश क्या होगा नेहा का हस्बैंड को, तो ऑप्शन बी इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच द डिक्शनरी। अब हमको 4 ऑप्शन देखा और इसको हमको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एब्डोमिनल, एक्यूमुलेट, एमिग्रेंट एंड एमेच्योर। नेक्स्ट, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस विच इन द करेक्ट इन द डिक्शनरी। अब हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, मींस डब्ल्यू के बाद हमारा क्या आना चाहिए उस अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे, तो ऑप्शन क्या है वॉक आएगा, फिर वेस्ट आएगा, फिर विंड आएगा, फिर राइट आएगा, फिर रॉन्ग आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सन की एज से अगर हम इसकी एज देखें तो वो क्या है 3 टाइम्स है। तो फादर की जो एज दे रखी है, तो फादर की एज हमको क्या दे रखी है सन से क्या है 3 टाइम्स, सन की एज से 3 टाइम्स किसकी एज है फादर की एज है। देन क्या दे रखा है आफ्टर 10 ईयर्स, मीन्स आफ्टर 10 ईयर्स की बात करें तो हम क्या करेंगे, तो आफ्टर 10 ईयर्स हमको दे रखा, तो सन विल बी 5 टाइम्स ऑफ रमन प्रेजेंट एज। तो जो सन की एज होगी वो क्या है, सन की 10 साल बाद जो एज है वो क्या है रमन की 5 टाइम्स है। तो हमने जो दे रखा है वो हम क्या लिख रहे हैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिख रहे हैं। इफ रमन सेलिब्रेट हिज 3rd बर्थडे 2 ईयर्स अगो, रमन ने 2 साल पहले अपना क्या करा है 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर, तो सन की एज में हम 10 साल ऐड करें और क्या करें 3 ऐड करें, क्योंकि 3 साल पहले 2 साल पहले उसने अपना 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करा, तो इट मीन्स सन की एज प्लस 10 इक्वल्स टू क्या करें रमन की प्रेजेंट एज क्या आ गई 5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अब हमको क्या दे रखा है सन की एज कितनी है प्लस 10 साल बाद सन की एज क्या है 5 टाइम्स हो गई, इक्वल्स टू क्या है 5 आ गया यहाँ पे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हमको क्या नेक्स्ट क्या दे रखा है, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। रमन ने सेलिब्रेट करा 3rd बर्थडे 2 ईयर अगो, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। अब फादर की हमको एज निकालने, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सन हमको क्या दे रखा है
सन प्लस 10 दे रखा है। अब हमको क्या दे रखा है 5 टाइम्स ऑफ रमन दे रखा है, तो 5 इंटू 5 इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 15। तो फादर की प्रेजेंट एज निकालनी, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी, हमको क्या दे रहा है 3 टाइम्स ऑफ सन, तो सन की एज कितनी आई 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 45 ईयर्स। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी 45 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सीरीज को कंप्लीट कर सकता है, जो पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये एज इट इज यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका सही है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसी तरीके का पैटर्न एसएससी सीडी में चलता है, सीजीएल में चलता है। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस जरूर से लाते रहेंगे। तो प्लीज हम हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।